पैसा पैसा पैसा, आखिर ये पैसा बनाया किसने होगा? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसके कारण ये पैसा बनाया गया? आज पैसा इतना जरूरी हो गया कि पैसे के बिना कोई रह ही नहीं सकता। पैसा है तो घर है, पैसा है तो खाना है, पैसा है तो दवाई है, पैसा है तो गाड़ी है। आप कहीं भी नजर घुमा लो, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। आखिर ये पैसा बनाया किसने होगा? आखिर इसके पीछे क्या इतिहास रही होगी? अच्छी खासी तो लोग जंगलों में शिकार कर रहे थे। पहले क्या होता था कि लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे और खा लेते थे। जंगल में होने वाले फल फ्रूट खाते थे। किसी के अंदर भी धन इकट्ठा करने की लालसा नहीं होती थी। वे बस सारा दिन शिकार को ढूंढने में लगे रहते थे ताकि वह शिकार करे, जानवर को मारे और खा ले। बस इतना ही उनकी जिंदगी थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोग खेती करना शुरू किया तो लोग धन इकट्ठा करने लगे, स्थायी रूप से एक जगह रहने लगे। जब लोग एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे तो वे व्यापार करना शुरू कर दिए, एक दूसरे से चीजों को लेना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे में उन्हें कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसे हम एक कहानी से समझते हैं। गर्मी का समय था। राहुल की पत्नी ने राहुल से एक मटका मंगवाती है। कहती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसा करिए आप एक मटका लेकर आइए, उस मटके में हम पानी रखेंगे। जो राहुल होता है वह घर से गेहूं उठाता है और मटका लाने चला जाता है। जब वह मटके वाले के पास जाता है तो मटके वाले से कहता है कि भाई मुझे आप मटका दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको गेहूं दूंगा। जो मटका वाला होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें मटका नहीं दूंगा। राहुल बोलता है क्यों? वह जो मटका वाला होता है वह ये कहता है कि मेरे पास तो ऑलरेडी गेहूं है, मुझे तो चावल चाहिए। अगर आप मुझे चावल देते हैं तब मैं आपको मटका दे दूंगा। ऐसा करिए आप चावल लेकर आइए और मटका लेकर जाइए। जो राहुल होता है वह चावल वाले के पास जाता है, कहता है चावल वाले भैया आप मुझे चावल दे दीजिए, उसके बदले मैं आपको गेहूं देता हूँ। जो चावल वाला होता है वह कहता है कि मैं तुम्हें चावल नहीं दे सकता। राहुल बोलता है क्यों? कहता है कि मुझे गेहूं की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो दूध की जरूरत है। अगर आप मुझे दूध देते हो तब मैं आपको चावल दे दूंगा। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, वैद्य ने कहा दूध पीने के लिए। ऐसा करिए आप दूध लेकर आइए और चावल लेकर जाइए। जो राहुल होता है वह दूध वाले के पास जाता है। दूध वाले से कहता है मुझे आप दूध दे दीजिए, इसके बदले में आप गेहूं ले लीजिए। जो दूध वाला होता है वह मान जाता है क्योंकि दूध वाले को गेहूं चाहिए था। दूध वाला गेहूं लेता है और राहुल को दूध दे देता है। जो राहुल होता है वह दूध लेता है और चावल वाले के पास जाता है। दूध चावल वाले को देता है और उसके बदले चावल ले लेता है। उसके बाद में चावल ले करके मटके वाले के पास जाता है और वह चावल मटके वाले को देता है और उसके बदले मटके ले लेता है। इतना मेहनत करने के बाद उसे मटका मिल पाता है। राहुल का समय भी खराब होता है, मेहनत भी करता है, राहुल का जरूरी काम भी छूटा होगा, तब जाकर उसे एक मटका मिला। इन्हीं सबको देखते हुए लोगों को एक ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी जिसे देकर कोई भी सामान ले सकते थे। पहले क्या होता था कि सामान के बदले सामान ही मिलता था। कोई गेहूं देकर चावल लेता था, कोई चावल देकर गेहूं लेता था, कोई सब्जी देकर चावल लेता था, कोई फल देकर सब्जी लेता था, कोई अनाज देकर फल लेता था। अगर किसी के पास कोई भी सामान नहीं है और उसे कोई भी छोटी से छोटी चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो वे अपना खेत भी, अपना जमीन भी एक छोटी चीज के लिए दे देते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने व्यापार करना शुरू किया। ऐसे में व्यापारियों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हिसाब करने में दिक्कत, सामान को रखने में दिक्कत। यहाँ से धीरे धीरे मुद्राओं का आविष्कार होना शुरू हुआ। सबसे पहले हम प्राचीन काल के मुद्रा के बारे में जानते हैं। भारत में सबसे पहले पंचशील सिक्के 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुए। ये चांदी, तांबे और सोने के बने होते थे और इन पर राज्यों और व्यापारिक संघों के प्रतीक खुदे होते थे। महाजन पद काल, जिसमें 16 महाजन पद थे, जैसे मगध, कौशल। यहाँ पर व्यापार और कर व्यवस्था को आसान बनाने के लिए मुद्रा का प्रयोग हुआ। इससे कर आसानी से जमा हो जाते थे। इससे लोगों से आसानी से कर वसूला जा सकता था। इस दौरान के शासकों ने, जैसे मगध के राजाओं ने, मुद्रा को प्रोत्साहित किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सिक्कों, पर्ण, कर, सापण
के महत्व का उल्लेख है। उसके बाद में मौर्य और गुप्त काल आया। मौर्य साम्राज्य है 322 से 185 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मुद्रा को एक रूपता दी। सोने के सुवर्ण और चांदी के करस्थापन सिक्के प्रचलित हुए। उसके बाद में गुप्त काल आया 4वीं से 6वीं शताब्दी। इसे स्वर्ण मुद्राओं का स्वर्णिम युग कहा जाता था। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन जैसे शासकों के सिक्कों पर राजा की छवि और धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे, क्योंकि व्यापार, कला और प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार करना था। उसके बाद में मध्य काल आया। दिल्ली सल्तनत 13वीं से 16वीं शताब्दी। सोने के टंका और चांदी के जित्तल ये सिक्के प्रचलित हुए। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ये चांदी के सिक्के की शुरुआत किए, जो आधुनिक भारतीय मुद्रा का आधार बना। यह व्यापार करने और कर वसूलने के लिए, कर व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा था। इस सिक्के के आने से कर वसूलना और व्यापार करना आसान हो गया था। उसके बाद में मुगल काल आया, जिसमें अकबर ने मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किया, जिसमें मोहर, सोना, रुपया, चांदी शामिल थे। उसके बाद में औपनिवेशिक काल आया, जिसमें ब्रिटिश का दौर था, जब हमारे भारत पर ब्रिटिश का दबदबा था। ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं से 19वीं शताब्दी। भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मानकों के अनुसार ढाला गया। 1835 में सिल्वर रुपया को आधिकारिक रूप से मुद्रा घोषित किया गया। फिर स्वतंत्र भारत के सिक्के आए जब हमारा भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में कई सारे सिक्कों को लागू किया गया। पहला सिक्का 1950 में आया, जो भारत का पहला आधिकारिक सिक्का था। 1 पैसा, 1.5 आना, 4 आना, 2 आना, 1 रुपया जारी किए गए। भारत में कौड़ियों का भी प्रयोग होने लगा। जो कौड़ी होते थे वे घोंघे का एक खोल होता था। ये आपको समुद्र में देखने को मिल जाएंगे। इसका इस्तेमाल प्राचीन काल में मुद्रा, आभूषण और धार्मिक प्रतीकों के रूप में होता था। खास करके इसका इस्तेमाल व्यापारिक और सामाजिक लेन देन में किया जाता था। यह जो था रंग और आकार में समान होता था, जिसके कारण मूल्य निर्धारण आसान था। ये कौड़ियां अधिकतर मालदीप और लक्षद्वीप से भारत के केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आयात होता था। मध्य भारत और हिमालयी क्षेत्रों तक इसका प्रसार व्यापारियों और यात्रियों द्वारा हुआ। मौर्य काल तक कौड़ियां लेन देन में प्रयोग किया जाता था। जो कौड़ियों का मूल्य था उसकी संख्या से तय होता था। 1 रुपया बराबर 2560 कौड़ियां होते थे। कौड़ियों को प्राकृतिक की मुद्रा कहा जाता है। देखो, फूटी कौड़ी से कौड़ी बना, फिर कौड़ी से दमड़ी, फिर दमड़ी से ढेला, फिर ढेले से पाई, फिर पाई से पैसा, फिर पैसे से आना, फिर आना से रुपया बना। 256 दमड़ी बराबर 192 पाई होता है और 192 पाई बराबर 128 ढेला होता था। 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी बना, फिर 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी बना, फिर 2 दमड़ी बराबर 1 ढेला बना, फिर 1.5 पाई बराबर 1 ढेला बना, फिर 3 पाई बराबर 1 पैसा बना, फिर 4 पैसा बराबर 1 आना होता था, फिर 16 आना बराबर 1 रुपया हुआ। देखो, ढेलों का इस्तेमाल करके, कौड़ियों का इस्तेमाल करके, पैसों का इस्तेमाल करके लोगों ने कई सारे कहावतें बना दिए। जैसे, मेरी बहू इस ढेले का भी काम नहीं करती है, चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए। मेरे भाई ने 16 आने सच बोला, तुमसे तो मैं पाई पाई का हिसाब लूंगा, तुझे तो 1 फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। लोगों ने इन पर कई सारे मुहावरे बना दिए। जब हमारा भारत आजाद नहीं था, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं था, जब हमारे भारत पर ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, उस समय ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश राजाओं के चित्र होते थे, जैसे किंग जॉर्ज 6। फिर जब हमारा भारत स्वतंत्र, फिर जब हमारा भारत आजाद हुआ, तब 1950 के बाद नए नोट आए, जिस पर अशोक स्तंभ को प्राथमिकता दिया गया, जो भारत की संप्रभुता और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। 1996 में बदलाव किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने महात्मा गांधी श्रृंखला लॉन्च किए, जिसमें सभी नोटों पर
गांधी जी का फोटो शामिल किया गया। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का ही फोटो क्यों होता है? आखिर महात्मा गांधी जी को ही क्यों चुना गया? आखिर क्यों महात्मा गांधी जी का फोटो भारत के नोटों पर होता है? उस समय भारत में और भी तो बहुत सारे नेता थे, नेहरू जी, पटेल जी, अंबेडकर जी या भगत सिंह, लेकिन फिर भी भारतीय नोटों के लिए महात्मा गांधी जी को ही क्यों चुना गया? देखो, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। देखो, गांधी जी को इसलिए चुना गया क्योंकि गांधी जी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। गांधी जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता और अहिंसा के परोपकार है। वैश्विक पहचान, देखो, उनकी छवि भारत के पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी को कई सारे देश पहचानते थे। देखो, भारत के नोट के पीछे भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत जैसे ताजमहल, मंगलयान और राष्ट्रीय स्मारक दिखाए जाते हैं। ये था भारत में पैसों